अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे भारत में इलेक्शन करीब आते ही भारतीय फ़ौज और सियासी क़यादत की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ बयानात दिए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि भारतीय आर्मी चीफ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे मरहले की बात की है और ये कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली अपनाई जाएगी। और ये जो वॉर ऑफ वर्ड्स भारत कर रहा है, आया इसमें क्या सच्चाई है, इस पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे हमास ने अमरीकी सदर ट्रंप के 20 निकात पर मबनी अमन प्लान को काफ़ी हद तक कबूल कर लिया है। अब इस पर अमल दरामद के हवाले से सदर ट्रंप ने इसराइल को गजा पर हमला करने से रोक दिया है। इस पर प्रोग्राम में बात होगी और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे SIFC के ताबुन से तुर्किया के साथ $5 अरब का तिजारती हदफ मुकर्रर कर दिया गया है। पाकिस्तान के लिए मुआशी लिहाज से भी नए रास्ते खुल रहे हैं, इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बात करें भारत के फ़ौज के आला ओहदेदारान और सियासी क़यादत की जानिब से मुख्तलिफ़ तरीके से बयानबाजी की जा रही है। पाकिस्तान के अगेंस्ट फिर एक महाज जो है वो खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब, जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। अरशद मलिक साहब, भारतीय आर्मी चीफ ने एक बयान दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे मरहले का आगाज़ जो है होने जा रहा है। क्या समझते हैं ये बयान क्यों दिया गया है? बिहार के इलेक्शन भी करीब हैं, क्या ये सिर्फ वॉर ऑफ वर्ड्स है जो इलेक्शन कैंपेन को स्ट्रेंथन करने के लिए इस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं भारत की जानिब से, या हकीकी तौर पे भारत जंग करना चाहता है पाकिस्तान के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी विद यू। देखें, बिल्कुल सही आपने असेसमेंट की। बाहर के इलेक्शन का भी 1-2 दिन में पता चल जाएगा आपको। दूसरा, जो बैनुल-अक़वामी सतह पे सफारती महाज पे पाकिस्तान का जो इमेज आ रहा है, वो एक अमन की कोशिशों में मसरूफ मुल्क नजर आता है, जिसको न सिर्फ मिडल ईस्ट में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे भी उन इजलासों में फौकियत दी जा रही है जहां पे कभी हिंदुस्तान ये समझता था कि उसका हक बनता है। लाइक कतर में, सऊदी अरेबिया में, टर्की में, इंडोनेशिया में जितने मुल्क हैं, और ख़ास तौर पे आजकल की जो सोल सुपर पावर है अमेरिका, उससे भी पाकिस्तान के नुक्ते को अहमियत देनी शुरू कर दी है। दैट मीन्स कि पाकिस्तान इज अल्हम्दुलिल्लाह पोर्ट्रेइंग कि इट्स अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट। उसको नीचे दिखाने के लिए जो RSS सोच है, हिंदुआता सोच है, आपको ये भी पता है कि RSS का 100 साल जश्न भी मनाया जा रहा है, तो उसमें ये इस किस्म के जो पुराने इश्यूज हैं उनको दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं। लाइक जैसे आपने बताया कि जंग के खतरात, मेरे ख्याल में जंग के खतरात इस तरह नहीं है, वो सिर्फ एक गीदड़ भपकियां देने के लिए नरेंद्र मोदी खुद तो पीछे हो गया, लेकिन उसने अपने जो माउथ पीस हैं उनको खुली छुट्टी दे दिया, कोई इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देना शुरू कर। लेकिन मलिक साहब आप क्योंकि खुद माशाल्लाह एयर मार्शल भी रहे हैं, मामलात को बड़े अहम और अच्छे तरीके से समझते हैं, ये फरमाइएगा कि भारतीय फ़ज़ाइया के जो सरबराह हैं AP सिंह, उन्हें ये 5 महीने के बाद अचानक ये जो रात को शायद उन्होंने ख्वाब देखा और ख्वाब में उन्होंने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में F-16 समेत 10 पाकिस्तानी जो जंगी तैयारे हैं वो उन्होंने तबाह किए। उन्होंने ये दावा तो कर दिया, लेकिन सर ये अब वो वाली दुनिया तो नहीं है। अब तो सॉफ्टवेयर हैं, चीज़ें हैं, सैटेलाइट तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, और 1 सेकंड में पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या हुआ। जिस तरह हमने राफेल अगर गिराए हैं तो खुद राफेल वाले मान रहे हैं कि हाँ जी गिरे हैं। तो ये जो मामला है, इस पे आप क्या समझते हैं कि ये वाकई ही क्या वो हिंदुत्वता के उसमें पागल हो गए हैं या पूरी दुनिया को पागल बनाना चाहते हैं? देखिए, बौखलाहट तो जाहिर है। बौखलाहट क्यों जाहिर है? बिकॉज दुनिया की जितनी भी बड़ी ताकतें हैं उनके सरबराहान ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बयान दिए कि उनके जहाज गिरे, उनका नुकसान हुआ, और पहले तो उनको समझ नहीं आई कि इसको कैसे काउंटर किया जाए। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इसको बड़ी आसानी से चैलेंज या वेरीफाई या वैलिडेट किया जा सकता है। उसके लिए सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, उसके लिए जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो सारे इस पर नजर रखे होते हैं। इसी तरह जो इंजन इनमें लगे होते हैं उन्हें के मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो इन पे नजर रखे होते हैं। तो किसी वक्त भी ये बात तस्लीम शुदा हो सकती है कि कितने जहाज गिरे खुदा न खास्ता हमारे, या कितने उनके तबाह हुए, और दुनिया ने देखा, दुनिया ने तस्लीम किया। तो ये बौखलाहट का शिकार हैं। खुद नरेंद्र मोदी को जब आइसोलेशन मिलना शुरू हुई, अंदरूनी महाज पे शिकस्त मिलना शुरू हुई, सियासी तौर पे वो वीक होना शुरू हुए, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने हवारियों को क्यों ना आगे करूं। लेकिन मुझे बहुत बड़ी शर्मिंदगी होती है कि जब एयर चीफ
इतनी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे होके और एक प्रोफेशनल एयरफोर्स के होके 3 से 5 महीने बाद बौखला कर उठ के कहते हैं कि पहले उन्होंने कहा, अगर आपको याद हो, कि हमने हवा में जहाज गिराए, अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया हमने जमीन पे गिरा। देखिए ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। अब जिस तरह से अभी भी जंगी धमकियां दी जा रही है, इससे कभी पहलगाम वाक़े के बाद भी हमने देखा भारत की जानिब से धमकी गई और फिर भारत ने मिस एडवेंचर किया और जिसका जवाब पाकिस्तान ने दिया। अभी जिस किस्म की धमकियां दी जा रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सर क्रीक के करीब जो रीजन है वहाँ पे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो भारत तामीर कर रहा है, इसको एक्सपैंड किया जा रहा है भारत की जानिब से। तो भारत एक दफ़ा फिर तैयारियां तो कर रहा है, क्या आगे जाके मिस एडवेंचर कर सकता है भारत? खतरा है इसका? जी बिल्कुल कर सकता है। देखिए सर क्रीक कितना पुराना इशू है, 1908 से शुरू हुआ, फिर 1914 में हुआ, फिर तकसीम हिंद हो गई, उसमें बड़ी वेग सी ये जगह रह गई। उसके ऊपर कई दफा हमारी 10 से ज्यादा, शायद 12-14 दफा आपस में मीटिंग्स हो चुकी। आपको याद होगा कि ये वो एरिया है जो गुजरात और सिंध को मिलाता है और रन ऑफ कच्छ का एरिया है। इस रन ऑफ कच्छ में एक मुख्तसर सी 1965 में बड़ी मशहूर जंग भी लड़ी गई टैंकों की, और उस वक्त से मुतराज़ इलाका है। अगर आपको ये भी याद हो तो 1956 में पाकिस्तान ने रिस्ट्रेन किया जब इन्होंने आके हमारी चौकी पर कब्जा किया। बिल्कुल पाकिस्तान हमेशा से इस बात को मुज़ाकरात के जरिए सफारती हद चाहता है, एक अमन के जरूर चाहता है। लेकिन मुझे अफसोस और हैरत यह है कि एक मुल्क जिसकी आबादी 1.2 बिलियन है, जिसके 80 से 88% लोग गुर्बत का शिकार हैं, और साउथ ईस्ट एशिया जिसकी आबादी 2.2 बिलियन के करीब है, उसमें इस किस्म का इंतशार फैलाने वाले मुल्क को जरूर दुनियाए अक़वाम आलम को सोचना चाहिए। और तीसरी बात जो मुझे बड़ी अफसोस की बात है कि देखिए उन सबको पता है कि ये किसी वक्त भी न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन सकता है, क्योंकि हम अपनी सॉवरेनिटी पे कभी सौदेबाजी नहीं करेंगे, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और अगर हिंदुस्तान ये समझता है कि वो ब्राह्मोस या इस किस्म की टेक्नोलॉजी से हमें कोई जिक पहुंचा सकता है, तो उसको ये बाखबर रहना चाहिए कि पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अच्छा सर, ये अमन के ख्वाह हैं, जंग नहीं लड़ेंगे, जंग को एडवोकेट नहीं करेंगे। मलिक साहब, ये तो अल्लाह की रहमत से हमने साबित भी किया और हमारे शाहीनों ने करके दिखाया इंडिया के साथ जो उन्होंने किया। लेकिन ये ज़रा हमारे नाजरीन को समझा दें कि क्या वाकई ही पाकिस्तान सर क्रीक पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर कर रहा है, और अगर कर भी रहा है तो इंडिया को इससे तकलीफ क्या है? देखिए आपने बड़ी सही बात की कि 1956 में जब इन्होंने हमारी जगह पे कब्जा किया, उस वक्त हमने रिएक्ट नहीं किया। आपको एक और बात पता होगी कि इन्होंने हमारे एक नेवी का सर्विलेंस का शिप एयर जहाज जो था हमारा, उसको भी इन्होंने गिराया, हमारे बंदे शहीद भी हुए। हम उस वक्त भी एस्केलेट कर सकते थे। हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे। हमारी रेगुलर फोर्सेस शुरू दिन से, आजादी के वक्त से थी, जबकि इन्होंने बाद में आके कब्जा करना शुरू किया, और अब आके अब इनको एहसास हो रहा है कि किसी न किसी तरह से पाकिस्तान को इंटेंगल किया जाए। हम अपनी मेंटेन करें, हमारी रेगुलर फोर्सेस शुरू दिन से वहां पे मौजूद हैं, हमने उस पर कोई एक्सपेंड नहीं की। हाँ, वक्त के साथ साथ जैसे वो आगे बढ़ते हैं और हम अपने आप को स्ट्रेंथन करते हैं, तो ऐसे रूटीन इशू, उसको बुनियाद बनाना एक बेवकूफ़ी की तरफ कदम ले जाना है। अच्छा सर, यहाँ पे एक ज़रा स्ट्रेटजी भी, क्योंकि आप माशाल्लाह ये सारे मामला समझते हैं। एक तरफ हम पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मुआहदा हो गया है, उसमें उसके मुताबिक पाकिस्तान पे खुदा न खास्ता कोई मुल्क हमला करता है तो वो सऊदीया पे हमला तस्वर होगा, और सऊदीया पे अगर कोई करता है तो वो पाकिस्तान पे हमला तस्वर होगा। इंडिया में जितनी इस वक्त इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरब की, तो क्या ये भी पागलपन नहीं है? ये तो नहीं अब हो सकता कि सऊदीया का हमारे साथ मुआहदा भी हो, उसकी वहाँ इतनी इन्वेस्टमेंट भी हो, तो फिर इंडिया दोबारा जुर्रत करे यहाँ हमला करने की? क्योंकि इसका मतलब तो ये है कि उसने सऊदीया पे हमला किया, तो फिर क्या सऊदीया वो जो इन्वेस्टमेंट है पुल आउट नहीं कर लेगा? इमरान भाई, आपने जो बात की, मेरे ख्याल में ये एक ख्वाब है एक दीवाने शख्स का जिसके दिन गिने जा चुके हैं। बिहार के इलेक्शन पे ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। अगली उसको अपनी शिकस्त से फाश नजर आ रही है, तो उसको कोई ये हकीकत का नहीं है इदराक कि वो अपने मुल्क का कितना बड़ा नुकसान करने जा रहा है। जो आपकी इस वक्त हैसियत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जो आपको इज्जत बख्शी, और ये जो आपका दिफाई मुआहिदा होता है, इसके आपके कदम मजबूत होते हैं। और ये मैं बार बार ये कह रहा हूं, हमें सफारती महाज पे सऊदी अरब को ये बावर कराना चाहिए कि आप ईरान की मिसाल देखें कि ईरान में जो
ईरान ने इस पे इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की, उन्होंने किस तरह इसके, देखिए मुंह में राम और बगल में छुरी, मुंह में राम राम, तो इनका अकीदा है। ये वही चीज सऊदिया के साथ करेंगे। अगर सऊदिया ने आज मैं सॉरी फॉर द वर्ड, अगर आज अकल ना की, होश के नाखून ना लिए, तो वो अपने कारोबार का भी नुकसान करेंगे और दुनिया के अमन को भी तबाह करेंगे। और हम भी इंशाअल्लाह सऊदिया को ये बावर कराएंगे कि देखें, ये कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें इन्वेस्टमेंट की जाए जहां पे इंसानियत का एहतराम नहीं है, जहां पे सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, जहां के कल भी आपने देखा एक मुसलमानों की मस्जिद को शहीद कर दिया गया, क्रिश्चियन के साथ क्या हुआ, सिखों के साथ क्या हो रहा है। तो ये बात हिंदुआता सोच और नरेंद्र मोदी सोच है। ये वो गलत सोच है जिससे इसके मुल्क को इंशाअल्लाह नुकसान होगा। अरशद मलिक साहब, भारत की जानिब से प्रोपेगेंडा, सर क्रीक वाली बात कि वहाँ पर पाकिस्तान अपनी फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ तामीर कर रहा है, एक तरफ ये बयानबाजी की जा रही है, एक तरफ भारत कह रहा है कि हमने 10 तैयारे गिराए पाकिस्तान के। तो अब इस मुख्तलिफ किस्म की बयानबाजी भारत की जानिब से की जा रही है। अब जनूबी एशिया में अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कोई कशीदगी की सूरत हाल बनती है, तो क्या समझते हैं पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए क्या करना होगा? अपनी जो ताकत है वो इस्तेमाल करनी होगी और सिफारती लिहाज से भी अपने आप को मजीद आगे स्ट्रेंथन करना होगा, ताकि अगर भारत कोई मिसएडवेंचर करे तो भारत का जो मकरू चेहरा है वो दुनिया को दिखाया जा सके। अच्छा मलिक साहब, इसमें प्लीज एक और बात शामिल कर दें, क्योंकि हमने ये बयानुल मरसूस में और मार के हक में ये साबित किया कि चीनी टेक्नोलॉजी की मदद से हमने इंडिया को और वेस्ट टेक्नोलॉजी को उड़ा के रख दिया, और पहली दफ़ा ये चीज़ें जो हैं ऑन ग्राउंड साबित हुई। तो अब आप क्या समझते हैं कि इस सारे सिनेरियो में मज़ीद जो चीन की तरफ से हमें मदद मिल रही है, और जो बगैर पायलट के जंगी तैयारे भी अभी प्रेसिडेंट को उन्होंने उस पर ब्रीफिंग दी है, आप इसको मुस्तकबिल में किस तरह से देखते हैं? दो बातें मैं कहना चाहूंगा। पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। देखिए, आपने जो बात भी की बेटा, आपने यही कहा कि हमें सफारती तरफ हो, तो हमारे पूरे मुल्क की, हमारे मीडिया के वॉरियर्स की और दूसरे वॉरियर्स की भी सोच यही है कि अमन के साथ इस मसले को आगे लिया जाए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हमें सफारती महाज पे जाना चाहिए, लोगों को कन्विंस करना चाहिए, बताना चाहिए, और भारत की असल शक्ल, हिंदुआता असल सोच और नरेंद्र मोदी की असल शक्ल वो लोगों को दिखानी चाहिए। दूसरी बात, देखें, हमने अपना एनालिसिस शुरू कर दिया। जो मेरी खबर है, आर्मी और एयरफोर्स और नेवी, खास तौर पे एयरफोर्स की लीडरशिप ने इस सारे जंग का एनालिसिस कर चुके हैं। हम, अल्लाह की रहमत थी, अल्लाह की बहुत ताईद और नुसरत थी, उसके बाद जो जो हमारी कमजोरियां हैं हम उनको एड्रेस कर रहे हैं। चीन की मदद हमें शामिल है इंशाअल्लाह। हम वेस्ट की तरफ भी देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम अपने एक ही तरफ देखें। और उससे बड़ी बात यह है, देखें, आपके पास जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी हो, जितने बड़े असासे हो, जब तक आप में वो ईमान की कुव्वत और वो कन्विक्शन पार ना हो that you are going to prevail inshallah, it is not going to happen. So I can assure you that we are convinced, we are prepared, and we are ready to give them surprise. And मैं हैरान होता हूं हिंदुस्तान की सोच पे कि वो हम जैसे बावकार मुल्क को क्यों तंग करते हैं। तो अरशद मलिक साहब, बावकार मुल्क की ताकत भी देख ली है, दिफाई ताकत भी देख ली, इसके बाद भी इस किस्म की धमकियां। मलिक साहब आपने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन ये देखें कि अब अगर हम खित्ते की बात करें, सिफारती बात करें, तो आप ये देखें कि यहाँ पे ईरान के साथ अब हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तुर्की के साथ हमारे दफाई मुआहदे भी हो रहे हैं, तुर्की हमारा ब्रदर मुल्क है और हम उसके साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब और यूएई, जिनका झुकाव माजी करीब में किसी हद तक इंडिया की तरफ था, वो भी अब पूरी तरह से अब हमारे साथ आ गए हैं। इवन अमेरिका बहादुर, आप देखें कि जो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, उसमें दुनिया हमेशा दलेरों की कदर करती है सर, बुज़दिलों के साथ कोई नहीं होता। और पाकिस्तान, जिस तरह आपने कहा कि अल्लाह ताला की रहमत से हमारे शाहीनों ने, हमारी फौज ने जिस तरह से ये मार का हक में परफॉर्म किया, उसके बाद दुनिया के सामने सारी चीज़ें, फौजें सिर्फ पैसे से, टेक्नोलॉजी से तो नहीं बनती, फौजें जो हैं उनके लिए जज्बा बड़ा ज़रूरी होता है। तो सर, इस सारे मामले में आप क्या समझते हैं कि क्या आपको नहीं नज़र आता कि इस वक्त खित्ते में जो पाकिस्तान की पोजीशन है, इंशाल्लाह अब हमारे लिए तरक्की की नई राहें खुलेंगी? इमरान भाई, हमें करना यह है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान मुबारक करे, घी शक्कर, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत रहे। सबसे पहले तो आप अपनी जो पोजीशन है उसको सिफारती महाज पे मजीद स्ट्रेंथन करें।
जो आपका पाकिस्तान और सऊदीया का मुआहिदा हुआ है, उसको लॉजिकली उसको एक्सपेंड करें और उसको कतर को लेके आए, टर्की को लेके आए और यूएई को भी लेके आए, बिकॉज इन सब मुल्कों को ये एहसास बहुत जल्द हो जाएगा कि भारत किसी तौर भी मुसलमानों का खैरख्वाह नहीं हो सकता। सो सफारती महाज। दूसरी बात इमरान भाई, बेटा होना यह है कि इन्होंने फ्लैगशिप ऑपरेशंस करने, इन्होंने बाहर के इलेक्शन या उसके बाद जब ये अक्टूबर के एंड में इनकी सोच आएगी तो ये कहेंगे कि जी पाकिस्तान में फ्लैगशिप ऑपरेशन किया जाए या फेक ऑपरेशन इंडिया में किया जाए। उसके लिए हमें अभी से अपने सफारती महाज पे तैयार रहना चाहिए। तीसरी बात, हमें बिल्कुल किसी तौर पे भी मशरिक की तरफ से रिलैक्स नहीं होना चाहिए। हमें अपनी फोर्सेस को एक्टिवेट और एक्टिव रखना चाहिए, उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो हमारा, हम अपने गार्ड्स लो नहीं कर सकते। इन सारे स्ट्रेटेजी के तहत इंशाअल्लाह अल्लाह की जब रहमत रही तो इंशाअल्लाह फौज आपको मायूस नहीं करेगी। बिल्कुल, सिफारती पोजीशन को मजबूत करना होगा, अपने गार्ड्स को स्ट्रॉन्ग होगा। बहुत शुक्रिया आपका अरशद मलिक साहब, आप हमें बता रहे थे इस हवाले से। इमरान साहब, जिस तरह से अरशद मलिक साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत करता है तो आगे जाके भी कर सकता है, इसलिए हमें अपनी सिफारती पोजीशन को मजबूत रखना होगा। क्या समझते हैं भारत क्यों करना चाहता है पाकिस्तान के साथ जंग, जब पाकिस्तान के साथ जो इन्होंने जंग लड़ी पिछले मई में तो उसमें मुँह की खानी पड़ी, तो अब भारत को अपनी शिकस्त का इल्म तो है, लेकिन उसके बावजूद इस किस्म के बयानात आप क्या समझते हैं? ज़रा सीधी सी बात है, जैसे एयर मार्शल साहब कह रहे थे, एक तो ये कि हिंदुत्व सोच है वो है, बिल्कुल। दूसरी बात ये फाशिस्ट हुकूमत है, तो इससे आप ये क्या उम्मीद करें कि वो कोई जो है अकल की बात सोचे। देखिए ISPR का इस पर रद्द-ए-अमल आ भी गया है और ISPR ने इसको इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान करार दिया। और देखें भारतीय जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसका नाम लेकर ISI की तरफ से कहा गया कि उनकी जो हर्जा सराई है ये बड़ी ही गैर जिम्मेदाराना है और इससे और कुछ नहीं होगा और सिर्फ जो खित्ते में अमन की कोशिशें हैं उनको वो तबाह करना चाहते हैं। मामला ये है कि जैसे हम अभी प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि भारत की हकीकत तो पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। बिल्कुल, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट अब आप ये थे कि इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर चुका है, सैटेलाइट से तस्वीरें आ चुकी हैं, वीडियोज आ चुकी हैं, खुद मैन्युफैक्चरर्स मान चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसमें दो ही चीज़ें हैं। एक तो ये कि मोदी अब जो उनकी फाशिस्ट सोच है बिल्कुल वो उसका इजहार कर रहे हैं और फिर वहाँ पे जो सियासत है कांग्रेस और अपोजिशन जमातों की तरफ से जो रिएक्शन था उस पर वो पागल हुए बैठे हैं। आगे बिहार का इलेक्शन आने वाला है, दूसरे इलेक्शंस हैं, तो ये सारी जो चीज़ है वो असल में उसमें अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने की जो है ना कोशिश है। लेकिन अब इस दौर में चाहे गोदी मीडिया जो मर्जी कर ले, इस दौर में आप अपनी आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। बिल्कुल, सामने आ जाती। बिल्कुल, मार्का हक के बाद ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के बाद हमने देखा कि भारत के अंदर से भी बहुत आवाज़ें उठी, इवन इनके पार्लियामेंट से उठी कि इनकी हिंदुत्व सोच भी खुलकर सामने आई और फिर जो इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया पहलगाम वाकया वो भी सबके सामने था, तो काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई मोदी सरकार पर। क्या नहीं है। अगर आप ये देखें तो आपके सामने बेशुमार दफा हुआ है, एक लंबी लिस्ट है जिसमें आप देखेंगे इंडिया की तरफ से बारहा मुख्तलिफ तरह के जो ऑपरेशंस हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस वो किए गए, लेकिन हर दफा उन्हें मुंह की खाना पड़ी, हर दफा उन्हें सुबकी हुई, लेकिन वो बाज ही नहीं आते। वो बार बार हालांकि उनकी सुबकी भी होती है लेकिन उसके बावजूद वो जो है इस पे बाज नहीं आते। अब ISPR ने जो है ना भारत के बयानिए पे जो रद्द-ए-अमल दिया है उनमें भी उन्होंने यही कहा है कि पूरी दुनिया ने इनके इस बयानिए को जुटला दिया है, पूरी दुनिया में ये झूठे साबित हो चुके हैं। भारत की जानिब से हर्जा सराई की जा रही है, सबको पता है, और ISPR की जानिब से सख्त जवाब जो है वो भारत को दिया गया है। की जानिब से फिर एक दफ़ा फिर धमकियाँ दी जा रही हैं कि पाकिस्तान पर हमलावर हुआ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की तैयारी भी पूरी है। अगर भारत कोई मिस एडवेंचर करता है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया जाएगा। नाजरीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे हमास का ट्रंप अमन मंसूबे पर मुस्बत रद्द-ए-अमल, गजा में जंगबंदी का मौका, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। नाजरीन, अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से 20 निकाती अमन मनसूबा पेश किया गया था जिसको हमास ने काफ़ी हद तक कबूल कर लिया है। सदर ट्रंप की जानिब से ये कहा जा रहा था कि अब जो गज़ा पर हमले हो रहे हैं वो रोक दिए जाएंगे, उनकी जानिब से मुतालिबा भी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद इसराइल की जानिब से गज़ा पर हमले किए जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा जो कि माहिर आलमी उमूर भी हैं। डॉक्टर शाजिया साहिबा, सबसे पहले शुक्रिया आपके वक्त का। 20 निकाती अमन प्लान जो था सदर ट्रंप की जानिब से पेश किया गया, अब हमास की जानिब से भी इस मंसूबे को कबूल कर लिया गया है काफ़ी हद तक। क्या समझती हैं, इस मंसूबे पर अमल दरामद जो है यकीनी बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, इस सूरत हाल में कोई हतमी दावा करना जो है वो किसी भी एनालिस्ट के लिए बहुत मुश्किल है, करीबन नामुमकिन है कि हतमी शक्ल किसी चीज़ को मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम सिर्फ जो चीज़ें हैं उनके डॉट्स ही कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपके नाजरीन और आप भी जानती होंगी कि पहले एक प्लान बनता है, फिर वो 6-7 ममालिक जो है अरब और मुस्लिम वो बैठकर ट्रंप के साथ उसमें अपनी जो है वो गिव एंड टेक कुछ करते हैं, कुछ चीज़ें ऐड करवाते हैं, कुछ निकलवाते हैं, और फिर उसके बाद एक नया वर्जन आता है जिसमें कुछ आपको टेम्परिंग और ऑल्ट्रेशन नजर आता है। लेकिन उसमें से हमास ने किया ये है कि उन्होंने पूरे के पूरे जो 20-21 नुकात हैं उनको एड्रेस करने की बजाय एक क्लॉज को लिया है और उसकी सब क्लॉजेस को एड्रेस करते हुए बहुत सोफिस्टिकेटेडली ट्रंप को जो है वो रिप्लाई किया। और ट्रंप के दिल को वो जवाब इतना भाया है कि उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पे ना सिर्फ उसको रीपोस्ट किया है, कॉपी पेस्ट किया है, बल्कि उसके साथ ऊपर 2-3 लाइनें भी जो है वो लिखी हैं। और मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है। तो ट्रंप ने लिखा है कि मैं बहुत वेलकम करता हूँ पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फोर्स को। पहली दफा आपको ट्रंप के मुंह से या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म से जो ब्रॉडर वेस्ट का हो, वो हमास के लिए टेररिस्ट के अलावा आपको कोई और लफ्ज सुनने को मिलता है। तो उन्होंने फिर लिखा है कि ये पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फोर्स है, मैं वेलकम करता हूँ और हम एक मुस्तकबिल के जो अमन है उसकी तरफ हम जा रहे हैं, पायदार अमन की तरफ। और फिर नीचे वो उसको पोस्ट कर देते हैं। तो जो हमास का जवाब है उसके अंदर लफ्ज जेनोसाइड है, और वो जेनोसाइड भी फिर उनके तवज्जुह से ट्रुथ सोशल पे ट्रंप की वसात से पहली दफा हिस्ट्री में पोस्ट हो। अब सवाल ये है कि उन्होंने किस चीज को एग्री किया। उन्होंने एक क्लॉज उठाई है, वो है सीज फायर, इमीडिएट सीज फायर। और इमीडिएट सीज फायर की जो सब क्लॉजेस हैं उन सबको वो मानते हुए चले हैं, लेकिन उनके पास बहुत सलीके से उन्होंने उसको लिखा है जिसमें उन्होंने ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हुए बात शुरू की है और कहा है हम अप्रिशिएट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो एफर्ट्स हैं, और हम मानते हैं कि हम फौरन जो हमारे पास प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उनको रिहा करेंगे, उसके बदले में जो हमारे कैदी हैं इसराइली उनको रिहा करेंगे। हम एग्री करते हैं कि जो हम टेम्परेरली जो है वो जो कंट्रोल है वो फलस्तीनियन टेक्नोक्रेटिक अथॉरिटी जो भी बनेगी उनको दे देंगे, जिसको के मुसलमान और अरब मुल्क जो है वो बैक भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। और उसके बाद हम जो है वो मरहलावार चलते हुए जब ये चीज जो प्लान जो कि अभी मुआहदा भी नहीं बना, ये जब निगोशिएशन की तरफ जाएगा तो हम इसमें अपना एक्टिव, हेल्दी और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्सिबल पार्ट जो है वो अदा करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, तो टेक्निकली उन्होंने कह दिया है कि हम नहीं जाएंगे, हम यही हैं, हम टेम्परेरली अरब और मुस्लिम कंट्रीज पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार हैं। होस्टेज वो हमेशा से देना चाहते हैं, वो दे रहे हैं, और साथ में वो गजा की डॉक्टर साहब आपका ये एनालिसिस सुन के दो चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह होती हैं। एक तो ये कि पहली दफ़ा हिस्ट्री में हमास को ना सिर्फ तस्लीम कर दिया गया ये कि वो अपने लिए अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, बल्कि उनके मौक़िफ़ को मानते हुए सराहा भी, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको इंडोर्स भी कर दिया। तो ये हमास के लिए तो कामयाबी है। लेकिन मेरे नज़दीक जो एक बड़ा अहम सवाल है, बल्कि शायद सबसे अहम सवाल है, तो वो ये है कि अगर ये सारे मुजव्वज़ा मंसूबे पे अमल हो भी जाता है तो अभी तक क्या ये हम समझना चाहते हैं आपसे कि इसराइल के इनखला का क्या प्रोग्राम है, क्या इसराइल किस तरह से वहाँ से अपना इनखला करेगा, उसकी फौजें कैसे जाएंगी, क्या होगा? देखिए, सोशल मीडिया पे अपना जो उनका अपना सोशल मीडिया वो से ओन भी करते हैं,
उस पे जब उन्होंने पोस्ट लिखा, फिर उन्होंने एक पब्लिक एड्रेस किया, जो उनके पास सहाफ़ी मौजूद होते हैं ओवल ऑफिस में, उन्होंने फिर अपना बयान रिकॉर्ड कराया कि इमीडिएट जो है वो सीज फायर होने लगी है, और फिर उन्होंने वही कहा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम पार्टीज का जिसने इसमें हिस्सा लिया। और अभी जो लेटेस्ट खबर है, अभी जो ब्रेक की गई है, वो ये कि IGF का विड्रॉल जो है वो शुरू हो गया है। मैं इसकी पूरी तरह तस्दीक इसलिए नहीं कर सकती कि ये खबर जो है जबकि 3-4 जराए से नहीं आएगी तो आप हतमी तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन एक खबर आ गई है कि ट्रंप के कहने के बाद इसराइली जो IDF है उनका इनखला जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल फिर ये रहता है कि ये तो 21 नुकात थे जिसके एंड ऑफ द टनल जो है वो फलस्तीन की रियासत को बनना था, तो कौन सी पार्टी इसमें कितनी ईमानदारी से शामिल है, और नेतन्याहू को इसमें से पॉलिटिकल विन या विक्ट्री, आखिर उसने भी तो अपने लोगों को कुछ पेश करना है, तो वो क्या पॉलिटिकल विक्ट्री पेश करेगा, क्योंकि उसका तो जो मिनिस्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर है उसने आज रिजाइन कर दिया है, पिछले 16-17 साल से उसके साथ है, उसकी कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें जो कहाना के मानने वाले बेन-गुवेर और स्मोट्रिच हैं वो उसको ये धमकी दे चुके हुए हैं, इवन जान की भी, खुद उसके ऊपर ICC और ICJ में मुकदमे हैं, अपने मुल्क के अंदर उस पर करप्शन के चार्जेस हैं, होस्टेज की वजह से उसके अपनी जो पब्लिक है उसके अगेंस्ट है, तो वो अपना पॉलिटिकल करियर इसको एज अ विन पेश करके कैसे बचा पाएगा और कितनी ईमानदारी से वो इसमें चलेगा। तो मेरा ख्याल है इसमें बेस्ट इस वक्त स्ट्रेटजी ये होगी, जो कि मुस्लिम ममालिक जो है खास तौर पे जो पाकिस्तान, इंडोनेशिया, तुर्की, इजिप्ट, UAE, कतर और सऊदी अरेबिया कर रहे हैं, कि टेक इट वन डे एट अ टाइम। इस पे बहुत ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत नहीं, इस पे बहुत पेसिमिस्ट होने की जरूरत नहीं, वन स्टेप एट अ टाइम, वन डे एट अ टाइम देखते हैं। फिलहाल अगर गजा के लोगों के पास खाना जो है वो पहुंच जाता है और वहां पे कत्लेआम रुक जाता है, तो आज के दिन की जीत होगी, कल के दिन की जो है वो फिर कल देखा जाएगा। और यही हमास को कन्विंस किया है, और हमास जो है वो इस बात पे बिल्कुल राजी है कि टेम्परेरीली अगर वहां पे उनके भरोसे के लोग आते हैं तो वो अपने हथियार उनको देने के लिए तैयार है। हमास पहले तो इस पे अग्री ही नहीं कर रहा था। आपके ख्याल में ये जो भी आप बात कर रही हैं कि हमास अभी वक्ती तौर पे तो आमादा हो गया है, पहले तो हमास इस पर आमादगी का इजहार नहीं कर रहा था कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि हमास जो है वो गैर मुसल्लह होना पड़ेगा हमास को, और ज़ाहिर फ़लस्तीनी अथॉरिटी जो है वो उसको देखेगी सारे मामलात को। तो क्या लगता है हमास किस तरह से कन्विंस हुई है? अरब मुस्लिम ममालिक के दबाव हमास पर आया है, या सदर ट्रंप जो कल धमकियाँ दे रहे थे कि अगर हमास ने ये मंसूबा कबूल ना किया तो फिर नताइज के लिए तैयार रहे? देखिए, धमकियां वो दे रहे थे, और वो धमकी का कोई मतलब होता अगर वहां पे ऑलरेडी एक्सट्रीम जो है वो सिचुएशन ना होती। अब जेनोसाइड से बढ़कर ट्रंप वहां पे क्या कोई न्यूक्लियर अटैक करवा देते, जो एक्सट्रीम हो सकता है गजा के लोगों के साथ वो ऑलरेडी हो चुका हुआ है या हो रहा है। तो धमकी से मुझे नहीं लगता, मसला सिर्फ ये है कि हमास एक एज अ पॉलिटिकल फोर्स और एज अ रेजिस्टेंस फोर्स गजा के अंदर बहुत पसंदीदगी की नजर से देखी जाती है, और रिसेंट एक पोल में 70-80% लोगों ने कहा है कि हम हमास का ही लीडर जो है अगला खालिद मिशाल चुनना चाहते हैं एज अ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, और हम हमास को डिसआर्म नहीं करना चाहते। तो मसला ये है कि जो नेतन्याहू ने ऑल्ट्रेशन कराई थी अपनी जो है वो लॉबिंग को और कोर्जन को यूज करके, उसके अंदर जो चीज थी कि IGF जो है इस तमाम मरहले में गजा के अंदर मौजूद रहेगा, तो हमास ने इस पे कहा था कि नहीं। इस पे तो फिर सारी मुस्लिम पार्टीज ने, पाकिस्तान ने, इजिप्ट ने, कतर ने भी कह दिया था कि नहीं भाई, इस पे हम नहीं मान रहे, हमास को हमने जिन चीजों पे मनवाया हुआ है हम वही अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसी हमारी कोई बात नहीं मानी है। डॉक्टर साहब, आप नहीं समझती कि हमास ने इस वक्त बड़ा समझदारी से काम लिया और हमास की एक हाँ से नेतन्याहू की हुकूमत भी खतरे में पड़ गई है? बिल्कुल, आपने बहुत सही तरफ से इशारा किया है कि हमास अगर इस वक्त इनकार करते तो ना सिर्फ ये कि 8 मुस्लिम ममालिक को बहुत ज्यादा बैकलैश इसका फेस करना पड़ता कि ट्रंप जो है उनके साथ भी जो है वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि अखीर हमास भी समझ गए कि उनको कैसे डील करना है, तो वो उनके लिए भी मुश्किल हो जाती। अब नेतन्याहू की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत मुश्किल में पड़ गई है। अब वो या तो ये करेगा कि पूरे तरीके से इसके अंदर डिसऑनेस्ट होके कोई फॉल्स फ्लैग कराएगा, कोई और इसके अंदर जो है वो सिनिसिज्म लेके आएगा, तो वो एक और बात है। लेकिन हमास ने वक्ती तौर पे ना सिर्फ ये कि बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया है, बल्कि खुद को
टेररिस्ट से एक रेजिस्टेंस फोर्स भी बनवा ली है और पहली दफा जो है वो ट्रम्प के प्लेटफॉर्म से लफ्ज जेनोसाइड भी कॉपी पेस्ट करवा दी है। तो इससे बढ़कर जो एक वेस्टर्न ऑडियंस जो है उसको देखते हुए हमारे लिए और क्या विक्ट्री आज के दिन के लिए हो सकती है, और वो मुसलसल जो है वो कह रहे हैं कि हम आपके जो मूवी हैं वो भी देने के लिए तैयार हैं, और हम भरोसे के लोगों के ऊपर भरोसा करते हुए टेम्परेरली सीन से आउट होने के लिए भी तैयार हैं। तो इससे ज्यादा अगर आप उनसे कुछ मांगेंगे तो आप फिर ये चाह रहे हैं कि आपके पास कोई गारंटी भी नहीं है गजा के लोगों को बचाने की, बस IDF वहां रहेगी और हमास को यहाँ से निकाल दिया जाए। तो ये अगर गजा में जंगबंदी हो जाती है तो यकीनी तौर पे ये विक्ट्री है हमारे लिए। बहुत डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा आप हमारे साथ मौजूद थी, हमें बता रही थी कि आगे जो है क्या हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे। सिंध के ज़िला खैरपुर में कुदरती गैस और खाम तेल का बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त किया गया है, इस पर बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि सिंध के ज़िला खैरपुर में कुदरती गैस और खाम तेल के ज़खायर जो हैं वो दरियाफ्त कर लिए गए हैं, इस बारे में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए ज़रा फिर वही बात कि मैं आपसे कह रहा था पहले कि ये पाकिस्तान की तरफ ना अल्लाह ताला की बड़ी रहमत और खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ। अब सिंध का जो ज़िला खैरपुर है ये पहले तो खजूरों के लिहाज से बड़ा आपको पता ना मशहूर है कि यहाँ खजूरों की बहुत अच्छी खजूरों की पैदावार होती है। वैसे तो ये कायम अली शाह साहब की वजह से भी बड़ा मशहूर है। कायम अली शाह साहब जो है सिंध के साबिक वजीर आला, उनका ताल्लुक भी ज़िला खैरपुर से है। लेकिन मामला ये है कि ये जो है यहाँ पे अब तेल और गैस के ज़खायर, ये जून में एक कुआं वहाँ पे खोदा गया था और जब वो कुआं खोदा गया तो उसमें जो है योमिया 22.5 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस और 690 बैरल जो है ना तेल, वो इब्तदाई तौर पे ये योबिया कहा जा रहा है कि यहाँ हासिल होगा। और इसमें 3800 मीटर गहराई जो है वो ड्रिल की गई है। और ये सारे का सारा जो है इसमें क्रेडिट ये जाता है कि OGDC ने खुद अपने वसाइल से और अपने तौर पे ये सारा कुछ किया। तो कहते ना जरा नम हो तो ये मट्टी बरी जरहेज है साकी। तो ये पाकिस्तान जिस डगर पे चल पड़ा है, इंशाल्लाह ताला मजीद ऐसी खुशखबरियाँ आएंगी और बहुत जल्द हम तेल और गैस में खुद कफील होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल इमरान साहब, मुख्तलिफ कंपनीज कोशिश कर भी रही हैं कि तेल और ज़खायर के जो ज़ख़ीरे हैं वो तलाश किए जाएँ पाकिस्तान में। अभी ये भी खबर आ रही है कि SIFC के ताउन से तुर्किया के साथ $5 अरब का तिजारती हदफ मुकर्रर कर लिया गया है। इससे पाकिस्तान किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है? इस पेशरफ्त को किस तरह से देख रहे हैं आप? ये असल में जो है ना ये मामला, ये SIFC जो है उसने तुर्किया के साथ कराची में 1000 एकड़ पे एक्सपोर्ट जोन जो है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, उसकी पेशकश की है कि जनाब आप ये करें। उसमें ये कहा जा रहा है कि ये जोन जिस वक्त काम शुरू कर देगा तो उससे ना सिर्फ ये कि सनती पैदावार और बरामदी शोबों में जो है वो फ़ायदा होगा, बल्कि ये भी आपको बता दूं कि ये भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जब अप्रैल में तुर्किया का दौरा किया था तो उस वक्त ये मामले शुरू हुए थे। और अब ये है कि इससे ये कहा जा रहा है कि प्रोसेसिंग जोन के क़याम के बाद कराची से वस्ती एशिया और उसके बाद खलीजी ममालिक तक जो है ना मार्केट में रसाई वो बढ़ जाएगी। और एक्सपोर्ट में जो कंपटीशन है, हम भी पूरी दुनिया में उसमें उस कंपटीशन में आके तो अपना जो एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो जब कारोबार बढ़ेगा तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। अच्छा इमरान साहब, ये जो बैक टू बैक हम लोग देख रहे हैं डेवलपमेंट्स हो रही हैं, टर्की के साथ अब मुआहिदा, तो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। क्या ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है उसके बाद ये बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं हो रही हैं, क्या समझते हैं? देखिए, जब दुनिया में आप देखें कि अब वो कहते हैं ताकतवर के साथ सब होते हैं, कमज़ोर के साथ कोई नहीं होता। बेशक। तो पाकिस्तान जो है वो पहले भी एक पाकिस्तान को अल्लाह ने जुगराफियाई तौर पे एक ऐसी लोकेशन पे बनाया, ये मुल्क बनाया कि जिससे आप देखें कि गर्म पानियों तक रसाई अगर रूस की देख लें तो वो आपको सिर्फ पाकिस्तान के ज़रिए मुमकिन आएगी। फिर चीन का यहाँ पे, चीन हमारा
जो है बड़ा ज़बरदस्त दोस्त है, लेकिन उसको भी या सी पैक में अगर हमें फ़ायदा है तो चीन को उससे कहीं पाकिस्तान को जो सिफारती तरक्कियाँ मिल रही हैं हर महाज पर, क्या इसका क्रेडिट अमेरिका को भी जाता है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं? इसे कवर भी हमने माजी में देखा, बहुत सारे ऐसे मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, ज़िया के दौर में हमने देखा, भुट्टो के दौर में, मुख्तलिफ ऐसे दौर आए जिसमें पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की। तो क्या हम ये खाली क्रेडिट अमेरिका को दे सकते हैं कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं तो इस वजह से पाकिस्तान जो है वो मुआशी लिहाज से मजबूत हो रहा है? देखिए बात यह है कि जब बड़े मुल्क आपकी तरफ राग़िब होते हैं तो छोटे मुल्क तो ऑटोमेटिकली होते हैं, लेकिन ये कहना है कि सिर्फ अमेरिका की वजह से ऐसा नहीं है। ये देखिए 77 साल में इसमें कोई शक नहीं कि जनरल यूब हों, जनरल ज़ियाउल हक हों, जनरल मुशर्रफ हों, फौजी अदवार में पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे हैं और अमेरिकी इमदाद भी आती रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उस वक्त उनके अपने कुछ और तरह के मफादात होते थे, लेकिन इस दफ़ा इस वक्त जो अल्लाह की रहमत से ये आप देखें कि ये 77 साल में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम अमेरिका के साथ बराबरी की सतह पे मुज़ाकरात कर रहे हैं, बराबरी की सतह पे हमारे मामला चल रहे हैं और ये हमारी सफारती सतह भी कामयाबी है। और ये इसमें मैं समझता हूँ कि फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर साहब का बड़ा किरदार और फिर ऑपरेशन जो है बुनियानुल मरसूस और उसमें और फिर मार के हक में जो कामयाबी है उसने हमें बड़ी इज्जत दिलाई है। और मैं समझता हूँ कि आप देखेंगे कि अभी तो ये शुरुआत है, इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में इसके आपको बेशुमार मजीद मुस्बत नताइज बिल्कुल इसके मुस्बत नताइज यकीनी तौर पे होंगे। पाकिस्तान को बड़ी खुशियाँ मिल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान आने वाले टाइम में ट्रेड हब बन जाएगा और इस तरह से हमें इंटरनेशनली इन्वेस्टमेंट्स जो है गैर मुल्की कंपनियाँ इन्वेस्ट करेंगी तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मईशत जो है वो स्टेबल होगी। नाजरीन प्रोग्राम से अभी दीजिए हमें इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।